नमस्कार, मैं डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत अश्रुतपूर्वा के मंच पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम उपस्थित हैं एक नई श्रृंखला कवितायन लेकर। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर सदानंद शाही। आप बीएचयू के हिंदी विभाग में कार्यरत हैं। मैं सर का परिचय देना चाहूंगी। कुशीनगर जिले के छोटे से गांव सिंगड़ा में 7 अगस्त 1958 को जन्म हुआ। हाई स्कूल तक की पढ़ाई गांव के ही विद्यालय में की। इंटरमीडिएट निकट के कस्बे रामकोला से। उचित नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय पडरौना से 1981 में बीए, वहीं छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे। एमए पीएचडी गोरखपुर विश्वविद्यालय से हुई आपकी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं आप। भोजपुरी अध्ययन केंद्र के संस्थापक समन्वयक रहे हैं। प्रेमचंद्र साहित्य संस्थान के संस्थापक एवं निदेशक भी हैं। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में एसोसिएट प्रोफेसर 2002, जर्मनी की डाउ फेलोशिप के तहत साउथ एशिया इंस्टीट्यूट हाइडेलबर्ग जर्मनी में विजिटिंग फेलो 2003, हम्बोल्ट विश्वविद्यालय बर्लिन जर्मनी। एक नाम है जो मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ सर, माफी चाहूंगी उसके लिए। विश्व भोजपुरी सम्मेलन मॉरिशस 2000, 2009, 2014 में आपने शिरकत की है। न्यूयॉर्क अमेरिका में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 में भारत सरकार के प्रतिनिधि मंडल के सदस्य भी रहे हैं आप। भोजपुरी एसोसिएशन सिंगापुर के निमंत्रण पर सिंगापुर यात्रा 2017 में। मॉरिशस के राष्ट्रपति द्वारा भोजपुरी सेवा के लिए विश्व भोजपुरी सम्मान भी मिला है 2014 में। हिंदी और भोजपुरी की सेवा के लिए शब्दम सम्मान 2017 में प्राप्त हुआ है आपको। आपके प्रकाशन पर अगर हम बात करें तो अपभ्रंश के धार्मिक मुक्तक और हिंदी संत काव्य लोक भारती प्रकाशन 1991। हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर का हिंदी अनुवाद लोकायत प्रकाशन 1998। असीम कुछ भी नहीं कविता संग्रह विश्वविद्यालय प्रकाशन 1999। दलित साहित्य की अवधारणा और प्रेमचंद्र साहित्य संस्थान 2000। स्वयंभू साहित्य अकादमी 2002। हरिऔध रचनावली 10 खंडों में वाणी प्रकाशन 2010। परंपरा और प्रतिरोध हिंदी अकादमी 2010। सुख एक बासी चीज है कविता संग्रह प्रतिसूर्ति प्रकाशन तथा कर्मभूमि। बांग्ला और अंग्रेजी से हिंदी में कुछ अनुवाद प्रकाशित हैं। कबीर, रैदास, पलटूदास और प्रेमचंद पर किताबें प्रकाश्य हैं आपकी। साहित्यिक पत्रिका साखी और कर्मभूमि का संपादन भी करते हैं। मातृभाषा की नागरिकता यत्रस्त। सर स्वागत है आपका हमारे कवितायन में। कवितायन जो कि कविता की अविरल धारा है, तो आज अश्रुतपूर्वा पर बहेगी कविता की अविरल धारा। जी बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर। तो क्यों ना हम इस कविता की अविरल धारा का आगाज एक कविता से ही करें। आपकी एक कविता से ही अविरल धारा का आगाज हो जाए। हाँ बताइए, कोई कविता खास या मैं अपने मन से शुरू? सर अभी तो आप अपने से कहें, मैं फिर सर। तो मैं पहली कविता जो पढ़ने जा रहा हूँ या पढ़ना चाहता हूँ, हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि और मेरे गुरु केदारनाथ सिंह का कल ही जन्मदिन था, तो एक कविता में उनकी स्मृति को समर्पित है, उससे ये काव्य पाठ शुरू करता हूँ। कविता का शीर्षक है बनारस के कवि। कवि केदारनाथ सिंह के लिए। जब बसंत उतरेगा अगली बार, उसका पता कौन बताएगा। जब बसंत उतरेगा अगली बार, उसका पता कौन बताएगा। टमाटर बेचने वाली बुढ़िया के गाल पर ढुलक आए हैं आंसू। टमाटर बेचने वाली बुढ़िया के गाल पर ढुलक आए हैं आंसू। उनका वजन कौन बताएगा। बेटियां ही नहीं, धरती की चींटियां भी रो रही है। बेटियां ही नहीं,
चींटियां भी रो रही धरती हैं। की चींटियां भी रो रही हैं। इस रुलाई का हिंदी अनुवाद कौन करेगा? इससे जी जबकि तुम जानते थे, जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है। जबकि तुम जानते थे, जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है। इस घड़ी जबकि सृष्टि पर पहरा किसी भी समय से ज्यादा जरूरी था, यूं सबको निहत्था छोड़कर तुम्हें नहीं जाना था बनारस के कवि। जबकि सृष्टि पर पहरा किसी भी समय से ज्यादा जरूरी था, यूं सबको निहत्था छोड़कर तुम्हें नहीं जाना था बनारस के कवि। तो इस कविता के साथ और मैं ये आज का जो काव्य पाठ है जी वो उसका गुरुवर आरंभ केदारनाथ सिंह की स्मृति को समर्पित करते हुए आगे कुछ और छोटी छोटी कविताएं जी पढ़ता हूँ। एक छोटी सी कविता है, कैसा लगता है। कैसा लगता है जब अपना ही लिखा हुआ कुछ खो जाता है। कैसा लगता है जब अपना ही लिखा हुआ कुछ खो जाता है। कैसा लगता है जब कोई कविता गायब हो जाती है। कैसा लगता है जब कोई कविता गायब हो जाती है, जब कोई दोस्ती छूट जाती है, जब कोई प्रेम दरक जाता है। कैसा लगता है। कैसा लगता है जब कोई चिड़िया अपने ही घोंसले का पता भूल जाती है। जब कैसा कोई लगता चिड़िया है जी अपने ही घोंसले का पता भूल जाती है। कैसा लगता है जब भाषा साथ छोड़ जाती है। एक और छोटी सी कविता। जी सर स्वागत है। रहम कीजिए। रहम कीजिए। रहम कीजिए, इसका शीर्षक है रहम कीजिए। जी जिन्होंने कभी किसी से प्रेम नहीं किया उन पर रहम कीजिए। जी जिन्होंने कभी किसी से किसी प्रेम से नहीं प्रेम किया नहीं किया उन पर रहम कीजिए। उन पर रहम कीजिए। रहम उन पर भी कीजिए जिन्हें किसी का प्रेम नहीं मिला। रहम उन रहम पे भी कीजिए कीजिए जिनको किसी का प्रेम जिन्हें नहीं किसी का प्रेम नहीं मिला। जी प्रेम की दुनिया में जिनका दाखिला ही नहीं हुआ। जो नहीं जान सके फूल पर कुर्बान होने से भंवरे को क्या मिलता है। जो नहीं जान सके हहराती हुई समंदर की ओर भागती नदियों का दर्द। जो नहीं जान सके हहराती हुई समुंदर की ओर भागती नदियों का दर्द। उन पर रहम कीजिए। उन पर रहम कीजिए। जिन तक नहीं पहुंचती फूलों की खुशबू। जिन्हें नहीं सुनाई पड़ती आसमान में उड़ती चिड़ियाओं की आवाज। जिन तक नहीं पहुंचती फूलों की खुशबू। जिन्हें नहीं सुनाई पड़ती आसमान में उड़ती चिड़ियाओं की आवाज। खरगोश की मखमली छुअन से जो नहीं होते रोमांचित। खरगोश की मखमली छुअन से जो नहीं जो होते नहीं रोमांच। होते रोमांचित। जिन्हें कलियों का खिलना नहीं दिखाई देता। जो नहीं जानते कुहरे का स्वाद। उन्हें रहम की सख्त जरूरत है। उन्हें रहम की सख्त जरूरत। उन्हें रहम की सख्त जरूरत है। जिन्होंने अपने से बेहतर कोई दूसरी शक्ल देखी ही नहीं। जिन्होंने अपने से बेहतर कोई दूसरी शक्ल देखी ही नहीं। जो नहीं निकल पाए अपनी आवाज के जादू से बाहर। उनकी गरीबी पर रहम कीजिए। ऐसा करते हुए थोड़ा थोड़ा खुद पर और रहम थोड़ा थोड़ा इस दुनिया पर रहम कीजिए। इस वाह सर दुनिया अद्भुत को कविता है ये। इस दुनिया को रहम की सख्त जरूरत है। जितने शहंशाह है जो इस दुनिया के बादशाह है। जिन्हें अपनी भूख से बड़ी भूख दिखाई नहीं देती। जितने शहंशाह है जो इस दुनिया के बादशाह है।
जिन्हें अपनी भूख से बड़ी भूख दिखाई नहीं देती, वे सब के सब रहम के तलबगार हैं, उन पर रहम कीजिए। वाह, बहुत अच्छी कविता सर। हमारी सुबह इतनी अच्छी हो गई है आपकी कविताओं के साथ। सर, आपके बारे में यह कहा जाता है कि आप दिशाओं के नहीं दशाओं के कवि हैं। अब मेरा ख्याल है कि हर कवि दशाओं का ही कवि होता है। जितना मैं समझ रहा हूँ इस फर्क को, जी। कि अगर कोई कवि कोई खास दिशा चुन ले कि हमें इसी दिशा में चलना है, हमें उत्तर ही चलना है, दक्षिण नहीं चलना है, हमें पूरब ही जाना है, पश्चिम नहीं जाना है, तो जो धरती की स्थिति है, उस कवि से, उस धरती की स्थिति से, प्रकृति से, कायनात से कवि का एक मुकम्मल रिश्ता बन नहीं पाएगा। जी। तो शायद इसीलिए किसी ने, मेरा ख्याल है कि एक आलोचक है, उन्होंने ये बात लिखी है, कपिल देव। तो जो कोशिश हमारी यही रहती है कि जो चीजें हमको दिखाई पड़ती हैं उनको उनकी तथता में स्वीकार करने की कोशिश करता हूँ, और उनमें जहाँ कविता होती है वो उनको उतारने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको एक ऐसी ही कविता सुनाता हूँ, आप चाहें तो उसको प्रेम कविता भी कह सकती हैं। हालांकि उसके पहले एक छोटी सी कविता जी सर। और सुनाऊंगा। जी। जन्मदिन पर बधाई। जी। जो सवाल आपने किया उसका एक प्रमाण इसमें भी आपको मिल जाएगा। जी। जन्मदिन पर बधाई, कल तुम्हारा जन्मदिन था और मैंने बधाई नहीं दी। मैं खोजने लगा तुम्हारे साथ की कोई ऐसी तस्वीर जिसे फेसबुक पर पोस्ट कर तुमसे अपनी निकटता जतला सकूं, पर कोई तस्वीर ऐसी थी ही नहीं जो हूबहू हमारी निकटता के एहसास का बयान कर पाती। बाजारू कार्ड और फेसबुक के इमोजी तो खैर क्या ही कर पाते। मैं बगीचे में गया फूल लेने कि उन्हें गुलदस्ते का नाम देकर रख आऊं तुम्हारे दरवाजे और जन्मदिन की बधाई हो जाएगी। मैं बगीचे में गया फूल लेने कि उन्हें गुलदस्ते का नाम देकर रख आऊं तुम्हारे दरवाजे पर, जन्मदिन की बधाई हो जाएगी। पर वहां अजब दृश्य था, वहां अजब दृश्य था। भंवरे फूलों को जन्मदिन की बधाई दे रहे थे। भंवरे फूलों को जन्मदिन की बधाई दे रहे थे। उन्हें बाधा पहुंचाना ठीक नहीं लगा, उन्हें बाधा पहुंचाना ठीक नहीं लगा। थोड़ी देर उन्हें देखता रहा, उनकी दक्षता पर मुग्ध होता रहा, फिर चुपके से लिखा बधाई संदेश और भंवरों के हवाले कर लौट आया घर। इस आसूदगी के साथ कि कभी न कभी भंवरे उठेंगे और लेकर पहुंच जाएंगे मेरी बधाई तुम्हारे पास। वाह, अद्भुत बिंब है सर इस कविता में। ऐसे ही एक छोटी सी कविता है, बस और क्या। जी सर। बस और क्या, फूलों में रंग बना रहे नदियों में जल। फूलों में रंग बना रहे नदियों में जल। आदमियों में प्रेम करने की कुवत बनी रहे। बस और क्या, बस और क्या, प्रेम करने की कुवत बनी रहे। बस और क्या। एक और कविता। जी सर, स्वागत है। तो आप चाहें तो
प्रेम कविता भी कह सकती है जी और नहीं भी कह सकती है। जी सर। कविता का शीर्षक है साथिन के माथे का ढील हेरते मनई। साथी के माथे का ढील हेरते। साथिन जी के माथे का ढील हेरते मनई। जी शहर के विजय चौक पर अलीनगर की ओर से बहकर आने वाले गंदे नाले पर जी आशियाना बनाए युगल, कौन हो तुम? आपने देखा होगा जो गंदे नाले होते हैं शहरों में, उस पर पटरी डाल के और पॉलीथिन बिछा पूछा। के कुछ लोग रहते हैं वहां। जी जी ऐसे ही एक दंपति को मैंने देखा। जी शहर के विजय चौक पर अलीनगर की ओर से बहकर आने वाले गंदे नाले पर आशियाना बनाए युगल, कौन हो कौन? तुम? किसने यह गति बनाई? किसने छीन लिया राजपाट? किसने जब्त कर ली खेती बाड़ी रोजी रोजगार? या फिर किस निष्ठुर पिता ने दे दिया बेटे बहू को बनवास? या वाह। फिर किस किस निष्ठुर निष्ठुर पिता पिता ने ने दे दे दिया दिया बेटे बहू को बेटे बनवा? बहू को बनवास? कौन हो तुम? सुबह सुबह ऐन चौराहे पर साथिन के माथे का ढील हेरते मनई। मनु? नहीं नहीं, मनु कैसे हो सकते हो तुम? मनु जैसी भव्यता कहाँ है तुम में? नहीं नहीं, मनु कैसे हो सकते हो तुम? मनु जैसी भव्यता कहाँ है तुम में? तो क्या शकुनी की दूत क्रीड़ा से छले गए वन वन भटकते पांडव और द्रौपदी हो तुम? तो क्या शकुनी की दूत क्रीड़ा से छले गए वन वन भटकते पांडव और द्रौपदी हो तुम? लेकिन यह भी नहीं हो सकता। कहाँ महारथियों जैसे 5 भाई और कहाँ तुम साथिन के माथे का ढील हेरते मनई? तो फिर क्या अपने ही भाई पुष्कर से जुए में राजपाट हार आए नल दमयंती हो? तो क्या अपने ही भाई पुष्कर से राजपाट हार आए नल दमयंती हो? नल दमयंती हो? लेकिन यहाँ शहर में कैसे? लेकिन वे यहाँ तो वन शहर। में थे। वाह। वे तो वन में थे। वन में अजगर था, व्याघ्र था, नदी थी, नदी में राजा नल के हाथ से कूद कर चली गई मुंह चढ़ाती भुनी हुई मछली थी। लेकिन यहाँ शहर में कैसे? वे तो वन में थे। वन में अजगर था, व्याघ्र क्या? था, नदी थी, नदी में राजा नल के हाथ से कूद कर चली गई मुंह चढ़ाती भुनी हुई मछली थी। अद्भुत। अच्छा, वन में फल नहीं थे इसलिए नगर में आ गए? अच्छा, वन वन में में फल फल नहीं नहीं थे थे, इसलिए नगर में इसलिए आ। नगर में आ गए हो। पर तुम्हारा हाल देखकर नहीं लगता कि नगर में भीख भी मिलती होगी। पर तुम्हारा हाल देखकर नहीं लगता कि नगर में नगर में भीख भीख भी भी मिलती मिलती होगी। सही है कि नगर में कोई हाल पूछने वाला न हो तो वह वन से भी बीहड़ हो जाता है। सही है कि नगर में कोई हाल पूछने वाला न हो तो वह वन से भी बीहड़ हो जाता है। अजगर तो खैर यहाँ कदम कदम पर है। है। अजगर अजगर तो तो खैर यहाँ कदम 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 पर कदम पर है। लील लेने को आतुर। लीन क्या लेने को। तुम्हारे पास प्रेम करने का यही आखिरी उपाय है? क्या तुम्हारे पास प्रेम करने का यही आखिरी उपाय बचा है? साथिन के माथे का ढील हेरना। तुम जो भी हो, जहां से भी आए हो, सब कुछ गंवा कर, सब कुछ लुटा कर यहाँ खोल बैठे हो प्रेम की पाठशाला।
सब कुछ लुटा गंवाकर, सब कुछ लुटाकर यहाँ खोल बैठे हो प्रेम की पाठशाला और बताए जा रहे हो प्रेम करने का आखिरी उपाय साथिन के माथे का ढील है। पसीना ढूंढता मनई। ये सर, अब इसी क्रम में मैं कहूंगी कि आपने अगर कुछ और प्रेम कविताएं लिखी हो तो हमें जरूर प्रेम कविताएं लिखी तो है। एक कविता मैं आपको या चलिए उसको छोड़ता हूं मैं। एक कविता है इंद्रिय बोध। जी सर, स्वागत। इसके 5 छोटे छोटे अंश हैं, बहुत ही छोटे। शब्द शब्द तुम्हारा नाम था वह, तुम्हारा नाम था वह जो गूंजता रहा मेरे भीतर। शब्द तुम्हारा नाम था वह जो गूंजता रहा मेरे भीतर। मैं आकाश हुआ। स्पर्श वह हवा की छुअन थी समीरन सी। वह हवा की छुअन थी समीरन सी। त्वचा से होती हुई आत्मा तक पहुंची। वाह, त्वचा से होती हुई आत्मा तक पहुंची। आत्मा तक पहुंची। बह चली पवन 49। आत्मा समुद्र में लहरें ही लहरें हैं। आत्मा समुद्र में लहरें ही लहरें हैं। रूप रूप की आंच में सिकता रहा जैसे आग में सिकती है रोटी। रूप की आंच में सिकता रहा जैसे आग की आंच आग में में सिकती है रोटी। आग जलती रही मेरे भीतर मेरे बाहर। आग जलती रही मेरे भीतर मेरे बाहर। मैं सिकता रहा उम्र भर। मैं सिकता रहा उम्र भर। रस पृथ्वी को तुम अखंड फल की तरह मिले। पृथ्वी को तुम अखंड फल की तरह मिले। पृथ्वी के मुंह में उतर आया पानी। पृथ्वी के मुंह में उतर आया पानी। अपार जलराशि लहराई। मैं निर्विकल्प डूबता चला गया। गंध वह धरती की गंध थी मेरे नथनों से होते हुए मेरी आत्मा में मेरे नथनों से होते हुए मेरी आत्मा में घुस आई। मेरे अस्तित्व में घुल मिल गई सी। चाहूं भी तो अलग नहीं हो सकता धरती की गंध से। चाहूं भी तो अलग नहीं हो सकता धरती की गंध से। एक कविता है जी सर, जो एक नदी के लिए लिखी गई है। जी। बहुत छोटी सी। आप जानती हैं कि ये हमारा देश नदियों का देश है। हजारों नदियां बह रही और हमारे देश में जो जीवन है इसलिए भी है कि यहाँ नदियां बह रही। हमारे देश का जो जीवन है वो इसलिए भी है कि यहाँ वनस्पतियां हैं हजारों तरह की। भाषाएं हैं हजारों की संख्या में। लोग हैं हजारों तरह के। तो एक छोटी सी नदी जिसका नाम है सई। ये प्रतापगढ़ जिले से होके बहती है और गोमती में समा जाती है। प्रतापगढ़ से होते हुए गोमती में समा जाती है। ओ मेरी सई
ओ मेरी छोटी नदी, ओ मेरी सुंदर नदी, ओ मेरी सई, ओ मेरी छोटी नदी, ओ मेरी सुंदर नदी, मुझे तुमने ही बताया था छोटी चीजों की आंखों में अमा जाने वाली सुंदरता के बारे में। मुझे तुमने ही बताया था छोटी चीजों की आंखों में अमा जाने वाली सुंदरता के बारे में। तुलसीदास के नाम का तो पता नहीं, तुलसीदास के नाम का तो पता राम नहीं। का तो पता नहीं, पर हाँ राम के तुलसीदास का हाल मालूम है। राम राम के के तुलसीदास का हाल मालूम है। वे इस तरह तुम्हारी सुंदरता पर रीझे, वे इस तरह तुम्हारी सुंदरता पर रीझे कि अपने राम को अनायास ही उतार लिया तुम्हारे तट पर। अपने आप राम को अनायास ही उतार अपने लिया। राम को अपने अच्छा, राम को अनायास अनायास ही उतार लिया तुम्हारे तुम्हारे तक। तट पर। अपने भरत को अनायास ही उतार लिया तुम्हारे तट पर। ओ मेरी सई, मैंने तुम में इतनी डुबकियां लगाई। ओ मेरी सई, मैंने मैंने तुम में इतनी तुम डुबकियां हाँ लगाई हैं कि गिनने बैठूं तो गिनती में डूब जाऊं। तुम्हारी लहरों ने गढ़ा है मेरा सांवला सनूना रूप रंग। मुझे तुमसे ही मिला है यह मेरा आकार। मुझे तुमसे ही मिला है यह मेरा आकार। ओ मेरी सई, मैं तुम्हारी प्रतिकृति हूँ। इतने बरस बाद भी उच्छल जलज तरंगा पढ़ते हुए बस तुम याद आ गई। इतने बरस बरस बाद भी उछल जलते उच्छल जलज तरंगा पढ़ते हुए बस तुम तुम याद। याद आती हो। कहीं भी डुबकी लगाता हूँ किसी भी जलाशय में, मैं तुम में डुबकी लगाता हूँ। कहीं भी डुबकी लगाता हूँ किसी भी जलाशय में, मैं तुम में डुबकी लगाता हूँ। मेरे कंधे पर छपाछप करता हुआ उतर आता है मेरा बचपन। मेरे मेरे कंधे पर कंधे छपा पर छप करता छपाछप हुआ करता हुआ उतर मेरा आता है बचपन। मेरा बचपन। ओ मेरी सई, क्या तुम यकीन करोगी कि आज भी मेरी आंखों में पानी तुमसे आता है। वाह, आज भी मेरे आंखों में पानी तुमसे आता है। तुमसे आता है। ओ मेरी सई, तुम और सिर्फ तुम हो मेरी सई। ओ मेरी सई, तुम और सिर्फ तुम हो मेरी सई। सर, अद्वितीय बिंब है प्रेम के इस कविता में। एक प्राकृतिक चीज को केंद्रित करके प्रेम उतार पाना सर बहुत मुश्किल है, फिर भी हमने बहुत अच्छे से इसको लिखा है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको। सर, कोई और भी प्रेम कविता सुना सुना दे हमें। प्रेम कविता अब इस तरह से मैंने छांटा नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा एक दो दूसरे जी सर, जी सर। आसपास की कविताएं पढ़ना चाहता हूँ। जी। एक दो कविताएं मैं बनारस को लेके पढ़ना चाहता हूँ। एक तो पिछले दिनों आपने सुना होगा, बनारस के बहुत बड़े संगीतज्ञ थे राजन मिश्र जी, उनकी मृत्यु हो गई कोरोना काल में। और बनारसी संगीत और भारतीय संगीत से जो लोग वाबस्ता है, वो राजन और साजन मिश्र का दोनों भाई थे, दोनों साथ गाते थे। का नाम जरूर जानते होंगे। जी। तो राजन मिश्र की जब मृत्यु हुई तो मैंने एक छोटी सी कविता लिखी, और यह कविता साजन मिश्र को समर्पित है जो जीवित है।
जी। हमारे बीच हैं। कविता का शीर्षक है दुख की गठरी। दुख की गठरी। राजन मिश्र के नहीं रहने की खबर से हक्का बक्का है काशी। मृत्यु उनकी दिल्ली में हुई थी। जी जी। शायद बनारस में रहते तो बच जाते। राजन मिश्र के नहीं रहने की खबर से हक्का बक्का है काशी। वे जो काशी के बसैया हैं और काशी के खवैया हैं, और वे जो भंग के छनैया हैं और गंग के धरैया हैं, यानी कि भोलेनाथ, वे भी हक्का बक्का है। राजन मिश्र के नहीं रहने की खबर से हक्का बक्का है काशी। वे जो काशी के बसैया हैं और काशी के खवैया हैं, वे जो भंग के छनैया हैं और गंग के धरैया हैं, यानी कि भोलेनाथ, वे भी हक्का बक्का है। कि कैसे लेंगे राजन के बिना साजन का नाम। कैसे कैसे लेंगे लेंगे राजन के बिना साजन के का बिना साजन का नाम। केवल वे ही दुखी नहीं है जो बनारसी संगीत के दीवाने हैं। केवल वे ही दुखी नहीं है जो बनारसी संगीत के दीवाने हैं। केवल वे ही दुखी नहीं है जो संकट मोचन संगीत समारोह में राजन साजन मिश्र की पक्की गायकी सुनने के लिए सारी रात जागते रहे, शाम को सुबह करते रहे। बल्कि वे भी दुखी हैं जिन्होंने सिर्फ सुन रखा है राजन साजन मिश्र का नाम। बल्कि वे भी दुखी हैं जिन्होंने सिर्फ जिन्होंने सुन सिर्फ रखा सुन है। रखा है राजन साजन मिश्र का नाम। कबीर चौरा मोहल्ले से उठी दो आवाजें। कबीर चौरा मोहल्ले से उठी दो आवाजें, नाद के अपार उदध में साथ साथ उठी दो लहरें, जो गुंजायमान होती रही है धरती के इस छोर से उस छोर तक, नापती हुई धरती का ओर छोर। जिनकी भैरवी गझिन से गझिन शामों को हंसते हंसते बदलती रही है भोर की उजास में। जिनकी भैरवी गझिन से गझिन शामों को हंसते हंसते बदलती रही है भोर की उजास में, उसी में से एक लहर नाद के उदध में विलीन हो गई है, दूसरी को अकेला कर गई है। अचकचाकर उठ गए हैं कबीर, जैसे ताने से अलग हो गया है बाना। दोनों की संगति ऐसी चली आई कि किसी एक अकेले का नाम लेना असंभव है। दोनों की संगति ऐसी चली आई कि किसी एक का अकेले नाम लेना असंभव है। अकेले राजन मिश्र कोई और नाम है, अकेले साजन मिश्र कोई और कोई नाम। और नाम। राजन साजन मिश्र यानी राम लक्ष्मण। राजन साजन मिश्र यानी भरत शत्रुघ्न। प्रेमचंद की कहानी के हीरा मोती। प्रेमचंद की कहानी के हीरा मोती, एक के बिना दूसरा आधा, एक के बिना दूसरा आधा, दूसरे के बिना पहला अधूरा। मिस्र केवल कुल नाम नहीं था उनका। मिस्र केवल कुल नाम नहीं था उनका। राजन में साजन मिल गए थे, जैसे पानी में मिल जाता है नमक। वाह, जैसे इसलिए पानी में मिल जाता है। इसलिए वे मिश्र थे। साजन मिश्र की भारी आवाज आज कुछ और भारी हो गई है, कुछ और गमगीन। राजन के साजन मिश्र की भारी आवाज आज कुछ और भारी हो गई है, कुछ और गमगीन। राजन के आवाज की खलिस मिल गई है साजन की आवाज में। जाने वाले शायद इसी तरह छोड़ जाते हैं अपनी अमानत,
जाने वाले शायद शायद इसी तरह छोड़ छोड़ जाते जाते हैं हैं अपनी अमानत। अपनी अमानत। जो इस सफर में छूट गए उन्हें ही संभालनी होती है दुख की गठरी। जो इस जो सफर इस में सफर छूट में गए हैं छूट गए उन्हें हैं ही संभालनी उन्हें ही पड़ती है। संभालनी होती है दुख की गठरी। जैसे संभाले हुए हैं साजन मिश्र। जैसे जैसे संभाल। संभाले हुए हैं साजन मिश्र। सर आपने एक और कविता लिखी थी बेचू के घटना में संग तराश के ऊपर, मैं आग्रह करूंगी आपसे उस कविता को सुनाने के लिए। संग तरास। सर उस घटना के बारे में भी हमें, मुझे तो पता है, थोड़ा दर्शकों को भी बताएं। एक बहुत ही मशहूर मूर्तिकार थे बनारस में, और यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मूर्ति कला विभाग में यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मूर्ति कला विभाग में, लेकिन वो कविता दिख नहीं गई है। मैं अभी जब दिख जाती है तो मैं सुनाता हूँ उसको। जी सर बिल्कुल। हाँ सर फिर मैं एक दूसरी कविता आपकी पढ़ूंगी। अभी अधूरी कविता पढ़ी थी सर मैंने। हाँ कोई कवि किसी कवि से न मिलता था न जुलता था, अंतःकरण नहीं था किसी के पास, लेकिन सबके अच्छा। सब लेकिन सबके सब दूसरों के अंतःकरण के आयतन का विस्तार करने के कटिबद्ध आयतन का विस्तार करने के लिए कटिबद्ध थे। सर तो कवियों की इस मानसिक स्थिति पर थोड़ा प्रकाश अगर आप दे दें। अच्छा। देखिए शायद संगतरास मिल जाए। हाँ सर, जो भी आपको पहले। हाँ 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 हाँ। एक मिनट। संगतरास में ये था कि बलबीर सिंह कट्ट नाम के एक बहुत बड़े मूर्तिकार थे, और उन्होंने सर आपकी आवाज लोगों को कम हाँ हाँ सुनाई हाँ पड़ हाँ, रही, नहीं थोड़ा नहीं, लाउड। हो गया आ गया। तो बलबीर सिंह कट्ट साहब बहुत बड़े मूर्तिकार थे, जी। और एक सुबह वो टहलने निकले और गायब हो गए, और आज 20 साल हो गया वो मिले नहीं। इतना बड़ा मूर्तिकार गायब हो गया और उसका पता नहीं चला। उसी को लेकर के, और उनकी पत्नी लतिका कट्ट जो स्वयं एक बहुत बड़ी मूर्तिकार हैं और दिल्ली और बनारस में रहते हुए आज भी सक्रिय हैं, तो यह कविता मैंने उनके लिए लिखी है। कविता का शीर्षक है जो बनारस की एक पवित्र सुबह अदृश्य हो जाने से पहले मौजूद था। जो बनारस की एक पवित्र सुबह अदृश्य हो जाने से पहले मौजूद था। वह बनारस की एक पवित्र सुबह थी। ताजा फूलों की खुशबू गंगा की लहरों पर तैर रही थी। ताजा फूलों की खुशबू गंगा की लहरों पर तैर रही थी। मंदिर की घंटियों की आवाज
पक्षियों की चहचहाहट से होड़ ले रही थी। ऐसी ही एक सुबह का लुत्फ लेने निकला था संगतरास। संगतरास जिसे पहाड़ सुंदरता की खान दिखते, संगतरास जो लगातार बेचैन रहता सुंदरता के उत्खनन के लिए, संगतरास जिसने लाल हरे नीले पीले सफेद पत्थरों से खोज निकाली थी अनगिनत जीवित आकृतियां, आज निकला था सुबह बनारस का जायजा लेने। सुबह बनारस का जायजा लेने। सुबह बनारस का जायजा लेने जब वह निकला, पेड़ों पर कलरव करते पक्षियों के समूह ने उसका इस्तकबाल किया। जब वह निकला, पेड़ों पर कलरव करते पक्षियों के समूह ने उसका इस्तकबाल किया। बीच सड़क पर अलसाए खड़े पगुराते बनारसी साढ़ों ने भी बड़े अदब से उसे रास्ता दे दिया। धरती के सबसे पुराने नागरिक पेड़ एक लाइन से खड़े होकर उसे सलामी दे रहे थे। धरती के सबसे पुराने नागरिक पेड़ एक लाइन से खड़े होकर उसे सलामी दे रहे थे। संगतरास के दिलो दिमाग में कुलबुला रही थी असंख्य सौंदर्य मूर्तियां। संगतरास के दिलो दिमाग में कुलबुला रही थी असंख्य सौंदर्य मूर्तियां, जो पहाड़ों के गर्भ में पड़ी पड़ी हजारों वर्षों से विकल हो रही थी, जो पहाड़ों के गर्भ में पड़ी पड़ी हजारों वर्षों से विकल हो रही थी। सबको आश्वस्त करता सधे कदमों से चलता चला जा रहा था संगतरास। उसे जुट जाना था पथराई दुनिया को सुंदर में बदल देने के काम में। उसे जुट जाना था पथराई दुनिया को सुंदर में बदल देने के काम में। उसे पत्थरों में जान डाल देनी थी। उस खूबसूरत सुबह के गर्भ में घात लगाए बैठा था एक अदृश्य लेकिन। उस खूबसूरत सुबह के गर्भ में घात लगाए बैठा था एक अदृश्य लेकिन। संगतरास के इंतजार में, जिसे सुंदर मात्र से चिढ़ थी सुंदरता के उजास से। इसके पहले कि संगतरास लौटता, उसे दबोच लिया नृशंस लेकिन ने। इसके पहले कि संगतरास लौटता, उसे दबोच लिया नृशंस लेकिन ने। उस सुबह किसी ने नहीं देखा कि धरती फटी और संगतरास उसमें समा गया। उस सुबह किसी ने नहीं देखा कि धरती फटी और संगतरास उसमें समा गया। उस सुबह किसी ने नहीं देखा कि गंगा की लहरों को आते और संगतरास को अपने साथ ले जाते। उस सुबह किसी ने नहीं देखा गंगा की लहरों को आते और संगतरास को अपने साथ ले जाते। किसी चील कौवे तक ने नहीं की उसकी शिनाख्त। उसे सूरज खा गया था या हवाएं उड़ा ले गई थी, किसी को कुछ भी नहीं पता था। किसी को कुछ भी नहीं पता था। इधर खालिस बनारसी गपोड़िए थे जिनका जन्म ही बिना कुछ जाने चरम सत्य बोलने के लिए हुआ था। इधर खालिस बनारसी गपोड़िए थे जिनका जन्म ही बिना कुछ जाने चरम सत्य बोलने के लिए हुआ था। वे रचते रहे कहानियां कि संगतरास ऐसा था। वे रचते रहे किस्से कि संगतरास वैसा था। इस ऐसा और वैसा के बीच एक जीता जागता आदमी जो संगतरास था गायब हो गया। सौंदर्य का सर्जक अदृश्य हो गया था और संस्थाएं चलती रही अपनी लय में। शहर चलता रहा अपनी लय में, लोग बाग चलते रहे अपनी लय में। साजिशें चलती रही, अखबार निकलते रहे और पढ़े जाते रहे।
मंदिरों में बजती रही घंटियां, बजते रहे शंख। मंदिरों में बजती रही घंटियां, बजते रहे शंख। मस्जिदों से आती रही अजान की आवाजें, गुरुद्वारों में चलती रही अरदास। सहकर्मी लौट गए थे अपने काम पर, सुबह वैसे ही हो रही थी जैसे होती थी, शाम वैसे ही हो रही थी जैसे जैसे होती थी। अपने घोड़ों की उदासी के बावजूद सूरज का रथ चलता रहा, ज्यों का त्यों। अपने घोड़ों की उदासी के बावजूद सूरज का रथ चलता रहा, ज्यों का त्यों। पक्षी उदास हो गए थे, सांडों के माथे पर पड़ गया था बल। पेड़ पहले से ज्यादा गमगीन हो गए थे। आंसू की तरह बहे जा रही थी गंगा, आंसू की तरह बहे जा रही थी गंगा। उस सुबह को हुए इतने दिन बीत गए, उस सुबह को हुए इतने दिन बीत गए, बीत गए, जो किसी भी शाम से ज्यादा काली थी, जो किसी भी शाम से ज्यादा काली थी, किसी भी खौफ से ज्यादा खौफनाक। आज भी हवाओं में गूंजता रहता है संगतरास का नाम। आज भी हवाओं में गूंजता रहता है संग तराश का नाम। नाम जिसे सुनते हैं इंतजार में खड़े पहाड़, जिसे सुनते हैं इंतजार में खड़े पहाड़। पत्थरों की आंखों से बरबस ढुलक जाते हैं आंसू, पत्थरों की आंखों से बरबस ढुलक जाते हैं आंसू। इस तरह एक संगतरास जो बनारस की एक पवित्र सुबह अदृश्य हो जाने से पहले मौजूद था, इस तरह एक संगतरास जो बनारस की एक पवित्र सुबह अदृश्य हो जाने से पहले मौजूद था, पत्थरों की दुनिया में किंवदंती बन गया। पत्थरों की पत्थरों दुनिया की में दुनिया में किंवदंती बन बन गया। जी। सर अब अधूरी कविता के बारे में। है सर मैंने वो अधूरी कविता पढ़ी थी उसके बारे में बात करें। कवियों की मानसिक स्थिति आपने दर्शाई है उसमें। हाँ, लेकिन वो लगता है कि कहीं दिख नहीं रही है मुझे, तो उसको फिर कभी सुनाएंगे। जी जी सर, जी सर। है सर मैं फिर दूसरी कविता के लिए आपसे आग्रह करूं या आप सर अपने से कहेंगे कविताएं? अब आप आग्रह करिए तो सर जो एक कविता है आपकी, मैं कविता की दुनिया का स्थायी नागरिक नहीं हूँ। हाँ है ना। हाँ सर, तो उसे मैं कविता की दुनिया का स्थायी नागरिक नहीं हूँ। ये मेरा जो संग्रह है तीसरा, माटी पानी, उसमें है ये कविता। जी। मैं कविता की दुनिया का स्थायी नागरिक नहीं हूँ, मेरे पास नहीं है इसका कोई ग्रीन कार्ड। मेरे पास नहीं है इसका कोई ग्रीन कार्ड। ग्रीन कार्ड। मैं कविता की दुनिया का स्थायी नागरिक नहीं हूँ, मेरे पास नहीं है इसका कोई ग्रीन कार्ड। कविता की दुनिया के बाहर इतने सारे मोर्चे हैं जिनसे जूझने में खप जाता है जीवन। कविता की दुनिया के बाहर इतने सारे मोर्चे हैं जिनसे जूझने में खप जाता है जीवन। इनसे न फुर्सत मिलती है न निजात, कि कविता की दुनिया की नागरिकता ले सकूं। इसलिए जब तब आता जाता रहता हूं, इसलिए जब तब आता जाता रहता हूं। कविता की दुनिया बस पर्यटन है मेरे लिए, कविता की दुनिया बस पर्यटन है मेरे लिए। न कोई चुनौती, न कोई मोर्चा, न ही कोई किला जिसे जीतने की बेचैनी हो। जिसे जीतने की बेचैनी। छुट्टियों में आता हूँ, बेपरवाह घूमता हूँ। थोड़ी सी हवा, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी भावुकता बटोर कर रख लेता हूँ।
छुट्टियों में आता हूँ, बेपरवाह घूमता हूँ, थोड़ी सी हवा, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी भावुकता बटोर कर रख लेता हूँ। जैसे ऊंट भर लेता है अपने गुप्त थैले में ढेर सारा पानी। जैसे ऊंट भर लेता है अपने गुप्त थैले में ढेर सारा पानी, फिर लौट जाता हूँ उसी दुनिया में वापस। फिर लौट जाता हूँ उसी दुनिया में वापस, जहाँ छोटे छोटे मोर्चे इंतजार करते रहते हैं। जैसे बछड़े गायों के लौटने का। जैसे बछड़े गायों गायों के लौटने का। सर आपकी कुछ लघु कविताएं हैं? चींटियां। सर ये लंबी कविता है, क्षमा। चींटियां। जी। 2 कविताएं हैं चींटियां पर, और जी। अच्छा है कि इसी संग्रह में है। जी। चींटियां। पहली कविता है, हमें चींटियां पसंद नहीं है, हमें उनका चींटियां बिल पसंद नहीं है, उनका बिलों से बाहर निकलना, पांत दर पांत चलना, और रेत में मिली हुई चीनी को भी सहेज लेना हमें नागवार लगता है। हमें चींटियां पसंद नहीं है, उनका बिलों से बाहर निकलना, पांत दर पांत चलना, और रेत में मिली हुई चीनी को भी सहेज लेना हमें नागवार लगता है। चींटियों, खैरियत इसी में है कि अपने अपने बिलों में वापस लौट जाओ। खैरियत इसी में है कि अपने बिलों में अपने अपने वापस। बिलों में वापस लौट जाओ। बिलों में लौटना यानी घर लौटना सुकून का लौटना है। बिलों में लौटना यानी घर लौटना सुकून का लौटना है। वैसे भी आजकल सड़क पर चलना कितना खतरनाक हो गया है। वैसे भी आजकल सड़क पर निकलना कितना खतरनाक। कितना खतरनाक हो गया है। और एक दूसरा अंश है इसका, चींटियां शक्कर लेकर निकल गई, कुत्ते भौंकते रह गए। चींटियां शक्कर लेकर निकल गई, कुत्ते भौंकते रह गए। चींटियां शक्कर लेकर निकल गई, हाथी धूल चाटते रह गए। वाह। चींटियां प्रभुता पर लघुता के विजय का आख्यान लिख गई। वाह। चींटियां चींटियां प्रभुता पर लघुता के विजय का आख्यान लिख गई, लिखे और वे ताकते रह गए। और और वे वो ताकते रह गए। वाह। सर आपकी एक कविता है, गांधी जी की बकरी। हाँ 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 हाँ। सर वो मैंने इसी बीच मेरे मन में है जी। कि मैं आज से करीब 100 साल पहले, करीब 100 साल पहले एक बड़े कवि हुए हैं अकबर इलाहाबादी, उन्होंने गांधी नामा लिखा था। मेरे मन में है कि अकबर इलाहाबादी को याद करते हुए उनकी जन्म शती पर मैं भी एक गांधी नामा लिखूं। तो गांधी नामा लिखने के क्रम में कुछ कविताएं गांधी पर लिखी हैं, और बल्कि आप अनुमति दें जी सर, स्वागत है। तो जी सर। गांधी संबंधी सभी कविताएं मैं आपको, जी 5 सर, कविताएं हैं वो सुनाता हूँ। जी जी सर। गांधी की अमरता के आगे। गांधी की हत्या केवल 30 जनवरी 1948 को नहीं हुई थी। गांधी की हत्या केवल 30 जनवरी 1948 को नहीं हुई। जब ब्रूनो जिंदा जलाए गए थे, गांधी की हत्या तब भी हुई थी। जब जब ब्रूनो ब्रूनो जिंदा जलाए गए थे, गांधी की गांधी हत्या की तब भी हत्या हुई तब थी। भी हुई। जब मंसूर को सूली पर चढ़ाया गया,
तब भी हुई थी गांधी की हत्या। जब जब मंसूर को मंसूर सूली को पर सूली चढ़ाया पर गया चढ़ाया गया तभी हुई तब थी भी हुई गांधी थी गांधी की हत्या। गांधी की हत्या तब भी हुई थी जब ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था। जब ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था, सुकरात को जब जहर दिया गया था, तब भी गांधी की हत्या हुई थी। सुकरात को जब जहर दिया गया था तब भी हुई थी गांधी की हत्या। गांधी की हत्या। सूली पर चढ़ा मंसूर बच जाता है, सूली पर चढ़ा मंसूर बचा रह जाता है, ईसा मसीह बचे रह जाते हैं, सुकरात अमर हो जाते हैं, मर जाते हैं जहर देने वाले, खाक में मिल जाते हैं ईसा मसीह को सूली चढ़ाने वाले। सूरज का चक्कर काटती हुई पृथ्वी रोज देती है ब्रूनो के जिंदा होने का सबूत। सूरज का चक्कर काटती हुई पृथ्वी रोज देती है ब्रूनो के जिंदा होने का सबूत। गांधी की अमरता के आगे रोज रोज मरते हैं हत्यारे। गांधी की अमरता के आगे रोज रोज मरते हैं। मरते हैं हत्यारे। गांधी में कबीर, कबीर का बहुत असर है गांधी पर। जी। गांधी में कबीर, और गांधी ने लिखा भी है कि अपनी आत्मकथा में कि उनकी मां पर गांधी का प्रभाव था। गांधी नहीं मरेंगे, मर जाएंगे गांधी को मारने वाले। गांधी नहीं मरेंगे, गांधी नहीं मरेंगे, मर जाएंगे गांधी को मारने वाले। जैसे कबीर को मारने के चक्कर में पड़े पीर और पैगंबर मर गए थे। जैसे कबीर को मारने के चक्कर में पड़े पीर और पैगंबर मर गए थे सातों भुवन के चौधरी। कबीर की तरह गांधी ने भी पी लिया था राम रसायन। कबीर की तरह गांधी ने भी पी लिया था राम रसायन। कबीर की तरह गांधी ने भी जान लिया था राम नाम का मर्म। जैसे कबीर राम को बुन सकते थे अपने करघे पर, जैसे कबीर राम को बुन सकते थे अपने करघे पर, गांधी बुन लेते थे राम को अपने चरखे पर। गांधी बुन लेते थे राम को अपने चरखे पर। जैसे कबीर और राम मिलकर हो गए थे एक। जैसे कबीर और राम मिलकर हो गए थे एक, वैसे ही गांधी और राम हो गए थे एक मेघ। कहते हैं जब कबीर बनते थे ताना, राम बन जाते थे बाना। जब कबीर बनते थे ताना, राम बन जाते थे बाना। गांधी कपास हो जाते थे। वाह। गांधी कपास हो जाते थे, राम सूत बनकर लिपट जाते थे लच्छे में। चरखे से गूंज उठती थी रामधुन। चरखे से गूंज उठती थी रामधुन। ताना और बाना मिलकर बन जाती ईश्वर नाम की चादर, जिसे कबीर ओढ़ते रहे जतन से। ताना और बाना मिलकर बन जाती ईश्वर नाम की चादर, जिसे कबीर ओढ़ते रहे जतन से। कपास और सूत से तैयार होती है ईश्वर नाम की धोती। कपास और सूत से तैयार होती है ईश्वर नाम की धोती। ईश्वर नाम की धोती, जिसे गांधी पहनते रहे जतन से। न ईश्वर मरता है, न मरते हैं कबीर, फिर गांधी कैसे मर सकते हैं? फिर गांधी कैसे मर सकते हैं? और ये जो गांधी जी की बकरी, इसके 5 टुकड़े हैं। गांधी जी की बकरी, गांधी जी को बकरी की भाषा आती थी। गांधी जी को बकरी की भाषा आती थी। वे बकरियों से बात कर सकते थे। वो बकरियों से बात कर सकते थे। उन्हें मालूम था बकरियों का हाल। बकरियां क्या सोचती हैं,
बकरियां क्या बतियाती हैं सब मालूम था गांधी जी। बकरियां क्या सोचती हैं, बकरियां क्या बतियाती हैं सब मालूम था गांधी जी को। बकरियों की टांग में लग जाती थी चोट, गांधी जी का कलेजा दुखने लगता था। गांधी जी का कलेजा दुखने लगता था। वे सब कुछ छोड़ छाड़ कर करने लगते थे बकरियों की टूटी टांग का इलाज। उस पर जतन से बांधते थे मिट्टी की पट्टी। वे नेहरू को इंतजार करवा सकते थे, बकरियों को नहीं। वे नेहरू वो को नहीं इंतजार करवा सकते करवा थे, सकते थे, बकरियों को नहीं। बकरियों को नहीं। इसका दूसरा हिस्सा है, गांधी जी की बकरी कुएं में गिर गई है। गांधी जी की बकरी कुएं में गिर गई है, मिमिया रही है गांधी जी की बकरी। मिमिया रही है गांधी जी की बकरी। किसी को सुनाई नहीं पड़ रही बकरी की आवाज। गांधी के चेलों के कान में लगा है ईयरफोन। गांधी के चेलों के कान में लगा है ईयरफोन, वे सुन रहे हैं राम धुन। बकरी के मिमियाने की आवाज कौन सुने, कौन निकाले बकरी को कुएं से बाहर। गांधी जी होते तो निकालते, उतर जाते कुएं के भीतर, बना लेते अपनी ही धोती का फाड़ और उसमें रख कर निकाल लाते बकरी को कुएं से बाहर, और और निकाल उसमें रख कर निकाल लाते बकरी को कुएं से कुएं से बाहर। बाहर। जैसे समुद्र के जबड़े से निकाल लिया था मुट्ठी भर नमक। जैसे समुद्र के जबड़े से निकाल लिया था मुट्ठी मुट्ठी भर भर नमक और बांट दिया था बकरियों में साहस की तरह। और बांट दिया था बकरियों में साहस की तरह। वाह। तीसरा टुकड़ा है, गांधी जी के चरखे के साथ सब खिंचाते हैं सेल्फी। गांधी जी के चरखे के साथ सब खिंचाते सब हैं के चाहते सेल्फी। हैं सेल्फी। सब जाते हैं साबरमती आश्रम, सब जाते हैं सेवाग्राम। फकीर दिखने के चक्कर में अधनंगे क्या पूरी तरह नंगे हो जाते हैं। फकीर दिखने के चक्कर में अधनंगे क्या पूरी तरह नंगे हो जाते हैं। बकरियों के पास कोई नहीं जाता, कोई सेल्फी नहीं खिंचवाता बकरियों के साथ। चौथा हिस्सा है, चटक गया है शीशा, टूट गया है फ्रेम। गांधी जी की फोटो निकल आई है बाहर, फड़फड़ा रही है फोटो, इधर उधर उड़ रही है गांधी जी की फोटो। बकरियां देखती हैं, भूख लगी होगी गांधी जी को, सोचती है बकरियां। भूख लगी भूख होगी, लगी होगी गांधी जी को, सोचती हैं बकरियां। सोचती हैं बकरियां। उनके थनों में उतर आता है दूध, उनके थनों में उतर आता है दूध और बहता रहता है देर तक। और ये बकरी वाली सीरीज का आखिरी टुकड़ा है, बकरी के बच्चे, गांधी के बच्चे। बकरी बकरी के के बच्चे बच्चे गांधी के गांधी बच्चे। के बच्चे हैं, गांधी के बच्चे बकरी के बच्चे। भेड़ियों ने घेर लिया है बकरी के बच्चों को, भेड़ियों ने घेर लिया है ये बकरी के बच्चों को, भेड़ियों ने घेर लिया है गांधी के बच्चों को। चिंतित है कुम्हार, चिंतित है कुम्हार, भेड़ियों से बच्चों को कैसे बचाएं। गांधी होते तो चिंतित है बचाते, कुम्हार, भेड़ियों से बच्चों को कैसे बचाएं। वाह। गांधी होते तो बचाते। अब दूसरा गांधी कहाँ से लाएं, अब अब दूसरा दूसरा गांधी गांधी कहाँ से कहाँ से लाएं। उसे मालूम है, उसे मालूम है मिट्टी से ही बनते हैं गांधी। उसे मालूम है मिट्टी मिट्टी से से ही बनते बनते हैं। हैं गांधी। वह बनाने में जुट गया है मिट्टी से गांधी। वह बनाने में जुट गया है मिट्टी से गांधी। अद्भुत। गांधी। और एक कविता है, जी सर साहब। गांधी जी की आंखें। जी। जब
गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए थे गांधी जी जी तो वाइस उनसे मिले थे, क्या नाम है, जॉर्ज पंचम से मिले थे। जी राज सिंहासन पर बैठे बैठे जॉर्ज पंचम ने सुना गांधी के बारे में। राज सिंहासन पर बैठे बैठे जॉर्ज पंचम ने सुना गांधी के बारे में। उन्हें कौतुक की तरह लगे थे गांधी। उन्हें एक कौतुक कौतुक की की तरह तरह लगे थे गांधी। गांधी। सम्राट के मन में गांधी को देखने की उत्सुकता पैदा हुई। सम्राट के मन में गांधी को देखने की उत्सुकता पैदा हुई। उन्होंने हुक्म दिया चर्चिल को। चर्चिल ने वायसराय को। वायसराय ने गांधी को बताई सम्राट की इच्छा। किस्सा कोता यह कि गांधी जी और सम्राट की भेंट हुई ऐन बकिंघम पैलेस में। किस्सा कोता यह कि गांधी जी और सम्राट की भेंट हुई ऐन बकिंघम पैलेस में। अधनंगे गांधी को देखकर सम्राट मुस्कुराया। अधनंगे गांधी को देखकर सम्राट मुस्कुराया। राजसी वेशभूषा में सज्जित सम्राट को देखकर गांधी भी मुस्कुराए। बातें क्या थी, बस मुस्कुराहटों का आदान प्रदान होता रहा दोनों के बीच। बातें क्या थी, बस मुस्कुराहटों का आदान प्रदान होता रहा दोनों के बीच। सम्राट के आंखों की मुस्कान से गांधी को आनंद हुआ। सम्राट की आंखों के मुस्कान से गांधी को आनंद हुआ। पर गांधी के आंखों की मुस्कान देखकर सहम गया था सम्राट। पर गांधी के आंखों की मुस्कान देखकर सहम गया था सम्राट। मुलाकात का समय खत्म हुआ। गांधी ने हाथ जोड़ा और लौट गए वापस। मुलाकात का समय खत्म हुआ। गांधी ने हाथ जोड़ा और लौट गए वापस। सम्राट का सिंहासन हिलता रहा देर तक। सम्राट का सिंहासन हिलता रहा देर तक। और इस श्रृंखला की आखिरी कविता है बच्चों के गांधी जी। जी और दरअसल ये कविता गांधी जयंती के दिन कुछ छोटे बच्चों से बातचीत ही है। जी बच्चों के गांधी जी, पार्थ, नैना और ईशु की कविता। पहला बच्चा बोला, गांधी जी के पास जादुई चश्मा था। बड़ों का परसेप्शन और होता है, बच्चों का परसेप्शन और होता है। पहला बच्चा बोला, गांधी जी के पास जादुई चश्मा था जिससे वे देख लेते थे सब कुछ। दूसरे ने कहा, एक जादुई घड़ी भी थी उनके पास। दूसरे ने कहा, एक जादुई घड़ी भी थी उनके पास, समय का हाल जानने के काम आती थी। तीसरे बच्चे ने कहा, उनके पास 3 बंदर भी थे। तीसरे ने कहा, उनके पास 3 बंदर भी थे, बुरा न देखने, बुरा न सुनने और बुरा न करने की शपथ दिलाते हुए। पहले ने जोड़ा, गांधी जी ने देश को आजादी दिलाई थी। दूसरे ने कहा, उनके पास बस एक धोती थी जिसे वे पहनते थे ऊपर से नीचे तक। तीसरे ने कहा, गांधी जी पूजा बहुत करते थे। तीसरे ने कहा, गांधी जी पूजा बहुत करते थे। और मध्यम आवाज में जोड़ा, एक दिन जब वे पूजा कर रहे थे, किसी ने उनको गोली मार दी, धाए धाए धाए। एक दिन, और मध्यम आवाज में जोड़ा, एक दिन जब वे पूजा कर रहे थे, किसी ने उनको गोली मार दी, धाए धाए धाए। ये गांधी संबंधी कविताएं थी जो मैंने अर्ज की। जी सर, कार्यक्रम के हम लगभग अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। हमारे मंच में काव्य की अविरल धारा बह रही है। सर, मैं इसमें आपसे एक आग्रह करूंगी। सर, आपने एक कविता लिखी थी, बिगड़ैल लड़की, जो कि मुझे लगता है मेरे ऊपर लिखी गई है। अरे वाह, ये तो
तो वो जी, सर जरूर। ये तो किसी कविता की इससे बड़ी सार्थकता क्या हो सकती है कि कविता लिखे जाने के 20 साल बाद कोई मिले और कहे कि ये कविता तो मेरे लिए लिखी गई है। तो ये सर मुझे तो लगता है आपकी, ये कविता लगभग हर लड़की कहती होगी कि मेरे लिए लिखी गई है, ये इतनी अच्छी कविता है। तो मैं ये सुनाता हूँ और इसके बाद हम लोग जी अविरल धारा को यहाँ थोड़ा विराम देंगे। जी ये हमारे दूसरे संग्रह में है कविता, जी सुख एक बासी चीज है। जी। अद्भुत शीर्षक है सर इसका। हाथ के तोते खुद ही उड़ाकर खुश हो सकती है। हाथ हाथ के के तोते तोते खुद ही उड़ाकर खुद खुश ही हो सकते। उड़ाकर खुश हो सकती है कि चलो तालियां तो बजा सकते हैं, वाह, चलो तालियां कि तो बजा चलो सकते। तालियां तो बजा सकते हैं। समझदारों के हर सुझाव के ठीक उलट चलकर, समझदारों समझदारों के हर सुझाव के ठीक उलट ठीक चलकर है। जड़ सकती है तमाचा। ऐसी हर समझदारी के मुंह पर जो समझौते से आती है, ऐसी हर समझदारी के मुंह पर जो समझौते से आती है। हथेली पर इंद्रधनुष उगाने का सपना लिए लगा सकती है पृथ्वी के पूरे 7 चक्कर। हथेली पर इंद्रधनुष उगाने का सपना लिए लगा सकती है पृथ्वी के पूरे 7 चक्कर, और खाली हाथ लौट कर भी खिलखिला सकती है, और और खाली हाथ खाली हाथ लौट कर भी खिलखिला सकती है। खिलखिला सकती है। घर हो या घरौंदा, किसी पिंजड़े में नहीं बसते उसके प्राण। घर हो या घरौंदा, किसी पिंजड़े में नहीं बसते उसके प्राण। आकाश के इस छोर से उस छोर तक विचरते हैं। जब आकाश के शताब इस छोर से। उस छोर तक विचरते हैं। शताब्दियां बीत गई, जमाने से लड़ते हुए थके नहीं उसके पांव। शताब्दियां बीत गई, जमाने से लड़ते हुए थके नहीं उसके पांव। पुरुषों के बियाबान जंगल में सीधी तनी हुई चलती चली जा रही है वह बिगड़ैल। वाह पुरुषों के बियाबान जंगल में सीधी चलती चली जा रही है वह बिगड़ैल। सर, बहुत धन्यवाद। बहुत ही, यह तो कविता बिल्कुल बहुत ही अच्छी है। इसके लिए जितना कहूँ उतना कम है शब्द मेरे लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सुबह सुबह कविता के साथ एक कविता की दुनिया के अनागरिक को कविता की दुनिया में इतनी देर बैठाए रखने के लिए आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सर बहुत धन्यवाद सर। जी नमस्कार।